आप सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हाँ। फिर एक सेशन आरंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाउट क्लियरिंग सेशन। खास करके वो लोग जो हमारी एस्ट्रो पाठशाला ऐप के माध्यम से ज्योतिष सीखने का काम कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। कभी कभी विद्यार्थी जो वहाँ से सीख रहा होता है उसको बहुत छोटी छोटी सवाल होते हैं उसके जहन के अंदर। तो वो लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको सॉल्यूशन एक मिलता है। कभी कभी विद्यार्थी का सवाल ऐसा होता है कि जिसका जवाब आधा पौना घंटा का समय लग सकता है। उसमें हम विद्यार्थी को गाइड कर सकते हैं कि आप हमारे फलाने यूट्यूब पर जो वीडियो अवेलेबल है उसके माध्यम से आप लोग उस सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। तो जो भी नए विद्यार्थी हैं उनमें से जो भी पूछना चाहे वो हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं हम वहां से सेशन शुरू करते हैं। कोई नहीं है? चलिए। हाँ, मरुशाली जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि अम, नए कोई भी नए विचार जो है उसको सभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो कोई ऐसा जातक जो है उसको नए विचार वो एक्सेप्ट कर पाता है, उसको कुंडली के माध्यम से हम लोग कैसे देखेंगे? पहली बात तो बहुत ही प्यारा ये आपने क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। मैं अक्सर ऐसा सोचता था कि कोई मुझसे सवाल पूछे इस तरह का और मैं जवाब दूं। ये सही कहा। हर व्यक्ति नए विचारों को या जो विचार आउट ऑफ द बॉक्स आए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हर व्यक्ति में नहीं होती। और इसको हम जन्म पत्रिका से कैसे देखें? कौन कौन से स्टेप्स अपने को फॉलो करना चाहिए जिससे हम ये चीज तुरंत समझ जाएं कि ये व्यक्ति को हम कुछ समझाएंगे और वो समझ जाएगा। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो हमारे दिल दिमाग के अनुसार कोई नई परिस्थिति जब क्रिएट हो तो ब्रेन उसको कितना एक्सेप्ट कर पाता है, इसको जन्म पत्रिका से देखना बेहद बेहद आसान है। मैं ये बात बताऊं आपको। इससे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि किस तरह के लोग हैं वो नया विचार एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो जो बाकी बचेंगे वो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि विचार कहाँ से पैदा होते हैं। विचारों को पैदा हमारा मन करता है और मन उस विचार को मस्तिष्क के पास भेज देता है। मस्तिष्क एक एनालिटिकल मशीन है। वो देखता है ये जो विचार आया है ये विचार पर कितना एक्शन होना चाहिए कितना नहीं एक्शन होना चाहिए, वो ब्रेन डिसाइड करता है। और ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब बात ही विचार की आपने शुरू की है कि एक्सेप्टेबिलिटी तो कहां से आएगी। तो एक्सेप्टेबिलिटी ब्रेन डिसाइड करता है कि किस विचार को उसने स्वीकार करना है, किस विचार को उसे स्वीकार नहीं करना है। और ये काम आपकी जन्म पत्रिका का फर्स्ट हाउस करता है, पहला भाव।
जिसे लगन कहा जाता है। लगन या लग्नेश किसी भी प्रकार से पीड़ित हो तो उन्हें नया विचार एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। जो माइंडसेट वो डेवलप कर लेते हैं वो उसी माइंडसेट से दूर हटना नहीं चाहते। घुमा फिरा करके वो अपने मूल स्वरूप, मूल बिंदु या मूल विचार पर आकर के टिक जाते हैं। जो विचार उन्होंने कभी जीवन में बचपन में डेवलप किए, जवानी में डेवलप किए, लंबे समय तक बने रहते हैं। सामान्य भाषा में अक्सर हम उन्हें जिद्दी कह देते हैं, वही बड़ा जिद्दी आदमी है। इतना कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद ये आदमी समझने को ही तैयार नहीं है। समझता कौन है? समझता वो है जिसका लग्नेश वेल प्लेस्ड होता है, केंद्र में होता है और त्रिकोण में होता है, और किसी भी पाप ग्रह के प्रभाव में लग्नेश नहीं होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करूंगा, लग्नेश केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, और साथ में शर्त है कि किसी भी पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट ना हो। तो उस इंसान के अंदर लाइफ को लेकर के फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। टैप नंबर 2, मरकरी की पावर। मरकरी ही है जो हमें लचीला बनाने का काम करता है। लचीला मीन्स फ्लेक्सिबल। वो पहले आराम से सुनता है, ध्यान पूर्वक समझता है, और फिर ब्रेन जितना आपका अच्छा होगा उस व्यक्ति में सुनने की पावर ज्यादा डेवलप। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई गीता को यदि हम पढ़ें, उसमें वो बार बार जब अर्जुन को संबोधित करते हैं तो कहते हैं सुनो। सुनो शब्द है, सुनो नहीं, पर मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं कि वो कहते हैं सुनो। यानी भगवान स्वयं परमात्मा किस बात पर जोर दे रहा है? वो सुनने पर जोर दे रहा है। बोलने पर जोर नहीं दे रहा, सुनने पर जोर दे रहा है। क्योंकि जब हम सुनना शुरू कर देते हैं तो हमारा फोकस बढ़ना शुरू हो जाता है। कभी आप आंख बंद करके और ये विचार करो कि जो सामने वाला बोल रहा है मुझे सिर्फ सुनना है, मुझे कोई रिएक्शन नहीं देनी है, मुझे बीच में बोलना ही नहीं है, मुझे पूरी तरह से सुनना है। जब ये शख्स कह देगा अब मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूं, मुझे कोई रिएक्शन नहीं देना है। जब आप इस तरह से सुनते हैं तो आप देखेंगे कि आप और ज्यादा विचार मगन हो गए हैं, और ज्यादा आप विश्लेषण वाली मुद्रा में चले गए हैं। जब आप बहुत ढंग से विश्लेषण करते हैं, या आप ये कह सको जब आप स्वयं के साथ मिलते हैं, जब हम स्वयं से मिलते हैं ना, खुद से मिलते हैं, तो हमें अंदर गहराई की तरफ जाना पड़ता है, नीचे की तरफ जाते हैं। और उस समय हमारा क्रोध, हमारा अहंकार, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स वो हमारी साइड में हो जाती, और हम विचार करते हैं जो कहा जा रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। और सही और गलत का जब हम फैसला नहीं कर पाते तो भी हम रुक जाते हैं कि जरूर हमें इस पर रिसर्च करना चाहिए। बेशक अभी दिमाग यस और नो की मुद्रा में नहीं है, क्लियर नहीं दे रहा, क्लैरिटी नहीं दे रहा है। इट्स न्यू थिंग फॉर मी, इट्स न्यू थिंग फॉर माई ब्रेन। मरकरी कहता है बेशक ये मेरे दिमाग के लिए एक नया कंसेप्ट है, पर ये सच भी तो हो सकता है। बेशक मुझे नहीं पता, पर ये सत्य भी तो हो सकता है। तो ये जो ब्रेन की जो एक्सेप्टेबिलिटी आती है, ये आपकी
जो डेवलप होती है ये मरकरी ग्रह से डेवलप होती है। तो पहला स्टेप तो आपने समझ लिया कि लग्नेश कुंडली में जितना अच्छा होगा या जितना बढ़िया होगा, उतना ही व्यक्ति के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, लाइफ में एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। कोई रोग आएगा तो एक्सेप्ट करेगा, कोई जीवन में परेशानी आएगी तो एक्सेप्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक्सेप्ट करेगा, मियाँ बीवी का रिलेशन होगा उसको एक्सेप्ट करेगा। जब तक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बढ़ जाती, हम बड़े अनफोकस्ड रहते हैं। और अनफोकस्ड ब्रेन जो होता है, कहीं कभी भी सही ढंग से हमें निर्णय नहीं लेने देता। और जब ब्रेन ओवरबर्डन हो जाता है, तो उसके द्वारा दिए गए निर्णय, उसके द्वारा दिए गए डिसीजंस, उनका कोई भरोसा नहीं, वो ठीक जाएंगे कि गलत जाएंगे। इसलिए जब इंसान घबरा जाता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, या दिमाग गर्म बहुत हो जाता है, उस समय वो जो भी फैसला ले, भगवान भरोसे हो जाए, ठीक हो जाए, ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं। जब व्यक्ति विचार करता है, मंथन करता है, समय लेता है, और अगर उसको आवश्यकता पड़ती है कि मुझे और लोगों से भी सलाह लेनी चाहिए, तो वो उसके द्वारा लिए गए फैसले बहुत हद तक ठीक होते हैं। ये लग्नेश और बुध, इन दो ग्रहों की कैलकुलेशन से ये चीज आती है। रिएक्ट ना करना, सुनना, ये जब डेवलप होता है, जब लगन, पंचम, नवम, इन तीन भावों पर किसी भी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं होता। तो वरुशाली जी, अब हमें अगले स्टेप को समझना है। दो स्टेप हो गए हमारे पास, और उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो हमेशा हर ज्योतिष के विद्यार्थी को समझ आनी चाहिए। इस बारीक समझ के लिए मैं अभी मई के अंदर वैदिक ज्योतिष का कोर्स लेकर के आ रहा हूं, जो बेसिक टू एडवांस लेवल पर होगा। और उसमें मैं इसी तरह स्टेप्स के द्वारा समझाऊंगा ताकि उन्हें क्लियरिटी आ जाए। यदि लग्नेश सेकंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, सिक्स्थ हाउस में हो, एट्थ हाउस में हो, ट्वेल्थ हाउस में हो, इन लोगों के ब्रेन में रिजिडिटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात, या फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो इतनी क्विक फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये किसी चीज को स्वीकार करेंगे तो इतना जल्दी स्वीकार करते हैं, एक सेकंडों के हिसाब से, कि उस तरह से नहीं इनको करना चाहिए, उतर कर लेते और फिर बैक मार जाते। समस्या ये स्वीकार करने में नहीं है, बैक मारने में है। अगर उन्होंने कोई डिस्कोर्स सुना, कोई प्रवचन सुना, उन्हें लगा यार ये तीन बातें बड़ी काम की है इसमें, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी क्षण वो डिसाइड कर लेंगे मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और साथ में ही कोई भरोसा नहीं वो कितने दिन चलेगा, वो एक्सेप्टेंस लेवल कब तक चलेगा, ये नहीं पता। लग्नेश अगर पावरफुल होता है, अच्छा होता है, तो वो जब तक अपना विचार नहीं बदलेगा, जब तक कि कोई नया विचार आकर के उस पुराने विचार से बेटर ना हो। अगर उसको लगता है जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास ज्ञान है, वो बेटर मुझे रिजल्ट दे रहा है, अब मुझे कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, वो उसी विचार के साथ फॉलो करता चला जाएगा। और जैसे ही कोई नया थॉट आया कि यार मार्केट में एआई आ गया, अब एआई आ गया तो सबसे पहले दौड़ लगाएगा एआई को समझने के लिए। वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा यार बेरोजगारी आएगी, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा। वो समझता है, एक्सेप्ट इट, स्वीकार करो। जो परिवर्तन हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, अगर परिवर्तन को स्वीकार नहीं करोगे तो वैसे ही मारे जाओ, फंस जाओगे तुम बुरी तरीके से। इसीलिए जिनका लग्नेश स्ट्रांग होता है वो लोग कामयाबी बड़ी आसानी से और जल्दी हासिल करने में काफी हद तक कामयाब हो जाते हैं। दूसरा, परिवर्तन करने की क्षमता।
उनमें परिवर्तन करने की क्षमता भी अद्भुत देखी गई है। ये दूसरी बात। अब आप कहेंगे कि हमने देखा है कि एक व्यक्ति का लग्नेश अष्टम में था, उसने जबरदस्त परिवर्तन कर लिया। उनका परिवर्तन ठोकर के बाद होता है, ध्यान रखना। ये लग्नेश अष्टम की बात नहीं कर रहा, जितने भी मैंने भाव में बताए या कहीं पर भी पाप ग्रह के साथ लग्नेश का असर देखा, वहां मैंने बताया, तो वहां पर ये समस्या हो सकती है। वो अगर परिवर्तन करेंगे तो उनके साथ जीवन में कुछ बड़ा होना चाहिए, क्रांतिकारी। फिर वो परिवर्तन जो करेंगे फिर उस पर चिपक जाएंगे, दोबारा नहीं करेंगे। और वो ये सोचना भी बंद कर देंगे अब कोई नया विचार आएगा कि नहीं आएगा। जैसे एक आदमी को किसी ने कोई रील देखी, उसमें बताया भाई कॉफी पियोगे तो आपका फैट डिजोल्व हो जाएगा, लीवर का फैट डिजोल्व हो जाएगा। अरे बहुत सारी रील्स आती हैं। एंड वो डिसाइड करता है कि आज से तो सिर्फ कॉफी ही पिएंगे। अब वो कॉफी कितनी पीनी है इस बात का कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। दिन में जब भी कोई बात हो भाई कॉफी पिला, जब भी कोई बात कॉफी पिला। अब उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि कॉफी भाई एसिडिटी भी तो पैदा कर सकती है। और ऊपर से आदमी हरियाणा का हो, जिसने बचपन से कॉफी ना पियो, तो समस्या बढ़ सकती है। क्योंकि हमने अपने जिन्स को नहीं देखा, हम किस स्थान से आते हैं, हमारा बचपन में हमारा क्या खान पान था, और हमने किसी को फॉलो किया। अब एसिडिटी की समस्या हो गई। अब डॉक्टर ने कहा सारी जड़ ये कॉफी है तेरी, इसको छोड़। अब उसको टेंशन हो रही है, कॉफी कैसे छूटेगी। तो ये लोग है ना, जब भी फॉलो करते हैं तो किसी चीज को बड़ा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि भाई वो नहीं, फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब है हर चीज का माप तोल, माप तोल, माप तोल। लग्नेश अच्छा है, वो हर चीज को मापेंगे, तोलेंगे, और फिर देखेंगे। वो बहुत डेप्थ में जाएंगे, चीजों के गहराई में जाएंगे, और बहुत संभल संभल करके कदम रखेंगे। जबकि लग्नेश इन जगहों पे होने से इनमें एक्सट्रीमिस्ट होने की टेंडेंसी होती है। पॉजिटिव हो गए तो बड़े एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव हो गए तो इतने एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव हो जाएंगे कि समझा समझा के आप थक जाओगे, नहीं होंगे। जैसे मान लो किसी का लग्न छठे में बैठा है, आठवें में बैठा है, बारहवें में बैठा है, तीसरे में बैठा है। अब इनको कोई इस्कॉन या कोई भी संस्था पसंद आ गई, ब्रह्म कुमारी पसंद आ गई, तो एकदम से ये क्विक रिएक्शन करेंगे, और लो जी आज से ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। और हर आदमी को समझाते फिरेंगे कि साहब आप भी आओ, आप भी आओ। लग्नेश अच्छा होने वाला जानता है कि वेयर इज माई पोजीशनिंग, मुझे कहाँ पोजीशन होकर के रहना है। आपने संस्थाओं में देखे होंगे ना, एक सड़क के ऊपर काम करने वाले लोग होते हैं, और एक बढ़िया एसी में बैठ के प्रवचन करने वाला लोग होता है। जो एसी में बैठ के बढ़िया प्रवचन कर रहा है वो बड़ा दिमागदार आदमी है, उसे पता है तेरी पोजीशनिंग कहाँ होनी चाहिए। वो कहेगा सिर्फ मैं मीडिया को बाइट दूंगा, और कहाँ देनी है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना मैं जानता हूँ। वो वहां बैठ के एंजॉय करेगा, वो गली में मोहल्ले में लोगों की गालियां खाने बिल्कुल नहीं जाएगा। तो चार खोपड़ियां मिलेंगी समाज में, कोई उसके फेवर में बोलेगा, कोई उसके उसको गालियां भी देगा कि क्या बकवास तुम लोगों ने लगा रखा है, ये खराब, वो खराब, फलाना खराब। उनको सुनने को बहुत मिलता है बेचारों को, पर वो छोड़ते नहीं, फिर वो चिपक जाते हैं। यहाँ पे कहा गया उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप समझ में आ गया, सिंपल कंसेप्ट, बट बहुत प्यारा है। इससे आपको ये पता चलता है इस आदमी में बदलाव की कितनी बहुत ज्यादा सुंदर उम्मीद सर, है। बहुत सुंदर सर। हाँ, नाइस एक्सप्लेनेशन। कि किस तरह से जब हम उपाय कराएंगे या कोई बात समझाएंगे, इसको किस लेवल पे जाकर के एक्सेप्ट करेगा। अब प्रश्न ये उठता है, जिनका लग्न सही नहीं है वो बेचारे क्या करें, क्या उन्हें नहीं बदलना चाहिए। उनके लिए बड़ा सीधा सीधा हमारे ज्योतिष में बड़ा प्यारी बात कही गई है। सुनो, फिर से अगेन सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, और ध्यान में चले। सुनो,
ध्यान पूर्वक चलो, सुनो और ध्यान में चले जाओ। लग्नेश के दोष को दूर कौन करता है? लगना इज अ परफेक्ट विवेक। लगन जो होता है वो परफेक्ट विवेक है। वो बैलेंस, वो बना किस लिए? वो बैलेंस के लिए बना है। हम कहते हैं भगवान ने गीता में, भगवान ने कहा जीवन में बैलेंस होना चाहिए, जीवन में मध्य मार्ग होना चाहिए। ना आपने एक्सट्रीमिस्ट होना है, ना आपने राइट होना है, ना लेफ्ट होना है, आपने मीडियम बीच में होना चाहिए। और आप भी देखिए, जो ना राइट विंग वाले होते हैं ना लेफ्ट विंग वाले होते हैं, हमारे जैसे ना हम राइट वाले हैं ना लेफ्ट, हम बीच मध्य मार्ग वाले हैं। तो हम ज्यादा सुखी रहते हैं कि हमें ना तो ये कि भाई नारा लगा दो जय श्री राम और ये कर दो और वो कर दो, मार दो काट दो, नहीं करना। ना ही हम कहेंगे साहब ये फलानी जाति के खिलाफ है, फलाना बंगना, ना हम लेफ्टिस्ट बनेंगे कि हमने जात खत्म करनी है, हमने धर्म खत्म करना, हमने ये मजहब बना। अनप्रैक्टिकल बात नहीं करनी है। मध्य मार्ग, मध्य मार्ग हर व्यक्ति का भगवान बना के भेजता है। वो है लगन। अगर लगन डिस्टर्ब होगा तो उसका मध्य मार्ग बिगड़ जाएगा। वो या तो राइट में हो जाएगा या लेफ्ट में हो जाएगा। और फिर लड़ते रहो, राइट में आने के बाद वो लेफ्ट वालों से लड़ेगा, उनको गालियां देगा। लेफ्ट में चला गया तो राइट वालों को गालियां देगा। समझे कि नहीं समझे? तो जो ये परफेक्ट विवेक आता है वो एक प्योर 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 लगन से आता है। और लगन को बचाने का कमांड दो ग्रहों के हाथ में है, एक बुध और एक गुरु। या तो भगवान बना के भेज दे कि बुध अच्छा हो जाए, गुरु अच्छा हो जाए। जिन लोगों का लगन दूसरे में, तीसरे में, छठे में, आठवें में, 12वें में, ये जो तुम मैंने बताए हैं, इनमें कहीं पर भी बैठा, 11वें में भी, पर बुध और गुरु अच्छे हैं, तो उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी गजब की होगी। ये स्टेप नंबर 3। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जी मेरा तो लगने छठे में है, घर वाले कहेंगे इसको जो समझाओ समझ जाता है, बेचारा बड़ा फ्लेक्सिबल टाइप आदमी है, अड़ता जरूर है, दूसरे दिन मान जाता है। ऐसा कोई नहीं, समझाओ तो समझ जाता है। तो कहना अरे यार ये तो बहुत अड़ियल टाइप पे लग रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मान जाए, बड़ा इजी है मन। उनका देखना बुध और गुरु आपको कुंडली में जब विश्लेषण करेंगे तो शक्तिशाली मिलेगा। तो हमें ये याद होना चाहिए कि ज्योतिष को कि लगन का दोष कौन दूर करेगा? हर ग्रह का दोष दूर करने के लिए ग्रह है। एक ज्योतिषी को उसका मापदंड करना है। इसीलिए कभी भी ज्योतिष को एक लाइन से नहीं कहा जा सकता। मुझसे मेरा स्टाफ बड़ा कहता है जी आप वो बनाओ, क्या बोलते हैं, क्लिप्स बनाओ। भाई क्लिप्स कैसे बोलूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ जब तक तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा 1 मिनट का। मैंने कहा वन लाइनर क्या बोलूं, डायलॉग बोलने नहीं आते। मेरे पुराने वीडियो उठाओ, उसी की क्लिप्स बनाओ भाई, वहीं से उठा लो। तो इन्होंने एक देखा कि गुरुजी तो मानने वाले नहीं है, तो बोले जी क्लिप्स का जमाना है वो। तो उन्होंने एक हमारी पुरानी क्लिप्स उठा उठा करके एक चैनल बना दिया, एस्ट्रो पाठशाला क्लिप्स। मगर जाओ, मेरा भी टंटा खत्म हुआ, तुम भी मौज लो। मुझे कोई नहीं कहेगा क्लिप्स वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि अगर हमने सीधा एक लाइन में कह दिया कि जिनका लगने 2, 3, 6, 8, 12 इनमें बैठा है, पीड़ित बैठा है, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, जिद्दी नहीं होंगे, पर हमने आगे बात की नहीं। अगर बुद्ध और गुरु अच्छे हो गए तो फिर क्या होगा, उसके बारे में विचार ही नहीं हुआ। तो जो सूत्र हाथ में लगा वो तो अधूरा सूत्र हाथ में लग गया। जब तक विद्यार्थी के हाथ में पूरा सूत्र हाथ में नहीं लगेगा, जब तक वो इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकेगा। वो क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए। इससे मत घबराओ कि यार फलाने गुरुजी ने बोल दिया आज ये भाव खराब तो मतलब जिंदगी खराब। देखो कि उसको है कौन ठीक कर रहा है। नहीं तो उसके ऐसे प्लेनेट को जो ठीक करने वाला उसके पाथ को फॉलो करो, तो चीज को फॉलो करो।
मैं बार बार कहता हूं, ये लोगों ने पता नहीं कैसे हो गया कि ये प्रेडिक्टिव साइंस है, ये आर्ट ऑफ लिविंग की साइंस है भाई। जीना कैसे है, इस संसार में विवेकशील होकर के कैसे जीना है, उसका ज्ञान हमें यहां से प्राप्त होता है। हमारी प्रमोशन कब होगी, हमारे बच्चा कब होगा, हमारी शादी कब होगी, इससे भी बहुत बड़ा विज्ञान है ये बहुत छोटी चीज रह जाती। गुण, हमारे गुरुजी कहते हैं गुण विद्या है। गुण मतलब सूक्ष्म छोटी विद्या है, कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं है कि किसी के भविष्य के बारे में ये कह दो ये होगा जी, फलानी तारीख को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बहुत छोटा पार्ट है। ज्योतिष समुद्र के समान है, जो जितना गहराई में जाएगा वो उतना ही गहराई से मोती निकाल करके लेकर के आएगा, उतनी ही प्यारी प्यारी सीपियां निकाल के लेकर के आएगा, जो जितनी गहराई में जाएगा। अब गहराई में जाने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और सवाल जो पूछना पड़ेगा वो ऐसा सवाल पूछना पड़ेगा जो सबके हित में हो, उसके विवेक को बढ़ाने वाला हो, और आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर आस्था क्रिएट करवाने वाला। आप इस सब्जेक्ट के प्रति आस्थावान जब होंगे ना, जब सूत्र पक्के होंगे। सूत्र ही पक्के नहीं होंगे, काहे की आस्था रहेगी, तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ हरीश, आज लैपटॉप इन्होंने दूसरा दे दिया। हाँ। गुरुदेव प्रणव। प्रणाम अम, प्रणाम। गुरुदेव, काफी सारे अभी कंसल्टेशन जब होती है या फिर नेटिव्स आपके पास आते होंगे, तो काफी सारे लोग अपनी अपनी परेशानियां लेके आते हैं। फाइनेंशियल लॉस होता है, किसी को रिलेशनशिप लॉस होता है, किसी को इमोशनल लॉस होता है। अब तो हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं कलयुग में कि भाई टिट फॉर टैट, कि इसने मेरे साथ ये किया, हमने इसके साथ ये करना है। तो मेरा एक्चुअली सवाल थोड़ा और फिलोसफिकल है, बट कैसे अपन उसको आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहते हैं संचित कर्मा होते हैं, प्रारब्ध कर्मा होते हैं। कुछ तो विधि का विधान होता है जहाँ पे वो लेसन उसको, मतलब उसको भोगना है, शायद वो आगे की तैयारी करवा रहा है। या तो फिर वो बंदा वापस वही सिचुएशन को रिवर्स कर दे, वो बोले कि नहीं तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तेरे पे केस ठोक दिया, मैं तेरे को डिवोर्स दे दिया, मैं तेरे को ये कर दिया, फलाना दिन का। तो हम लोग उसको कैसे कैसे उसको गाइड करें, और कैसे उसको क्या बोलें, मतलब कि पहले विधि तो का। हमें पता होना चाहिए हरीश कि नंबर एक बात, कि दुख क्यों है। कि दुख के पीछे अज्ञानता जिम्मेवार है। आपने कहा कि टिट फॉर टैट करना चाहिए। अभी देश में परिस्थिति चल रही है, अभी एक बड़ा हमला हुआ, बड़ा ही दुखी करने वाला हमला हुआ देश पर, और पूरा सोशल मीडिया और आम आदमी लग गया कि ये कर दो वो कर दो, युद्ध कर दो, फलाना कर दो। और एक एक दिन बढ़ता जा रहा, लोगों में रोष बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है कि ये मोदी कर क्यों नहीं रहा, ये मोदी कर क्यों नहीं रहा। मोदी क्या, कोई भी उस जगह पर बैठा होता वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि उसके पास नॉलेज है, राइट इंफॉर्मेशन है, कि युद्ध करना ठीक है कि गलत है, कि या तो क्या नुकसान होगा क्या फायदा होगा, उसे तो हर चीज कैलकुलेट करनी है उसको, जो एक आम आदमी को नहीं पता। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हथियार कैसे पहुंच गए, फलाने कैसे पहुंच गए, उन्होंने कश्मीर देखा ही नहीं है कभी जीवन में। अरे कश्मीर तो छोड़ो, उत्तराखंड में भाग जाओ। उत्तराखंड में इधर से पहाड़ी से उतरो, उधर से निकलो, आप खोजना मुश्किल हो जाए। हैं, हमने उत्तराखंड को ऊपर तक जाकर के देखा है। बंदा इधर से कूदे तो जितनी देर में 5 आदमी उसको ढूंढने लगेंगे, इतनी देर में तो गायब हो गया, पता चला वो तो उस पहाड़ी तक पहुंच गया बंदा। मतलब, और वहां तो कहते हैं कि उससे भी ज्यादा हिसाब किताब है। तो लोगों को सिर्फ रिएक्शन देना होता है। हाँ, वो जो रिएक्शन की सोच रहा है कि मुझे तलाक लेना है, मुझे उसने चीट कर दिया, मैं उसको डेंट मारूंगा, वो उसका अंदर का क्रोध है। अब उस क्रोध को कैसे आपने शांत करना है और उसको राइट गाइडेंस कैसे देनी है। सबसे पहले तो खुद को ये टेक्निक अपनानी है कि सुनो भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश बार बार। इसलिए गीता एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, समझ में आए चाहे ना आए। समझ में तो मेरे भी नहीं आई थी, मैंने तो 5 बार पढ़ी, पांचों बार नहीं समझ में आई।
मैं कहूँ यार ये तो स्टोरी है, और लोग जो है बार बार कह रहे हैं ये हो गया, और वो स्टोरी समझ में भी नहीं आ रही है। बस यही कि भगवान इस समय ये कह रहे हैं, अर्जुन ये कह रहा है, अर्जुन की मनोदशा ये बड़े गूढ़ गंभीर। जब हम उन लोगों के ज्ञानियों से जब गीता सुनते हैं तो समझ में आती है भाई गीता में हो क्या रहा है। वो इतना विशाल विस्तृत महान ग्रंथ क्यों है, वो इंसान का मनोविज्ञान क्यों कह रहा है। हर किसी के पास अर्जुन है, और हर किसी के पास कृष्ण नहीं है। कृष्ण मीन्स कॉन्सियसनेस। वो कॉन्सियसनेस हर एक के पास अवेलेबल नहीं है। अगर कृष्ण मिल गए तो समस्या ही खत्म ना। अब तो जो करेंगे कृष्ण कर देंगे ना। हमारे अंधकार को समाप्त करना है, वो उठा के कर देंगे। अब वो जैसे मर्जी समझाएं हमें, वो समझा देंगे हमें, हमें वो जिता देंगे। अगर युद्ध होना जरूरी है तो हमें वो युद्ध में जिता कर लेकर के आएंगे। जहां पर कृष्ण है वहीं पर विजय है। अब जो आपके पास आया इसका मतलब उसके उसके पास कृष्ण नहीं है। उसके पास कृष्ण नहीं है, इसलिए रोता बिलखता आपके पास आया है। वो आपसे चाहता है कि मुझे कृष्ण मिल जाए। अब आपने कृष्ण को मिलाना है। अब कृष्ण को तो जब मिलाएंगे जब आपको पता हो। कृष्ण कैसे मिले, ज्योतिष के उन सूत्रों में पता हो तो समझना है। तो हमें क्या करना है, हमें वही काम करना है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ। सबसे पहले सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने सुना जब अर्जुन ने कहा कि साहब मैं तो क्या करूं, मेरा तो मन ही नहीं है। मेरा तो लग रहा है कि ये सिर्फ मैटर प्रॉपर्टी का है, राजपाट का ही है, प्रॉपर्टी एसेट्स एसेट्स का मामला हो रहा है। तो एसेट्स के चक्कर में मेरे दादा को, मेरे गुरु को, इतने लोगों को तो मैं नहीं मारूंगा साहब। ठीक है मेरी दो चार लोगों से इनसे नहीं बनती, इनकी शक्लें मुझे अच्छी नहीं लगती है, पर ये इतनी बड़ी सेना खड़ी है जो कौरवों की, इनमें मेरे सबके साथ थोड़ी दुश्मनी है, दो चार लोगों के साथ है। और आप तो कह रहे हो ये सबको करना पड़ेगा। साहब ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। और जब मैं एक तरफ देखता हूं इतने लोगों की हत्या, और एक तरफ देखता हूं मात्र प्रॉपर्टी, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। और मेरे तो हाथ पैर ये लो, और छोड़ दिया, गांडी छोड़ करके बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ध्यान से सुना। उसमें लिखा है मनोभाव को समझा, उसके दुख को समझा, और समझा कि उसकी बुद्धि, उसका विवेक किस तरह से डाउटफुल हो गया है। और जो भी बुद्धि डाउटफुल होती है वो ही विनाश का कारण बनती है। तो जो भी आपके पास आएगा वो डाउटफुल होगा। डाउट किसके ऊपर, खुद के ऊपर, सेल्फ डाउट से भरा हुआ होगा। और सेल्फ डाउट से भरा हुआ वही व्यक्ति होता है जिसके पास भगवान श्री कृष्ण नहीं होता है। हमने उसके डाउट को क्लियर करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है ये ऐसी समस्या में फंसा हुआ क्यों है। और फिर हमें कुंडली में वो भाव को खोजना है जो भाव हमें राहत देता है। अगर उसको लग रहा है कि मेरी किस्मत खराब है, मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है, भगवान मुझे साथ नहीं देते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के बावला हो गया है, आधा बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के हनुमान जी साथ नहीं दे रहे, तो हमें नवम भाव को एक्टिवेट करना हो। उस समय के लिए उसको एक्टिवेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो नवम भाव में बैठे हैं ना। नाइन्थ हाउस भगवान का आशीर्वाद है। कुछ मत करो, उसके नवम भाव के तीन चार जितने भी उपाय आते हैं चारों ठोक दो। चारों उपाय बता दो, चार उपाय समझ में आ रहे तो रतन धारण कराओ, पाठ पूजा बताओ, वो करो, उस देवता को एक्टिवेट करो, उस प्लेनेट को एक्टिवेट करो। वो एक्टिवेशन पावर आप में आनी चाहिए। वो समझ आना चाहिए कि ये ग्रह एक्टिवेट कैसे होगा। अगर हो गया, बात ही खत्म हो गई ना, चक्कर ही खत्म हो गया। अरे मंगल उसका नवम भाव का स्वामी है, और वो बाधिश भी है। सिंह लगन वालों के साथ समस्या बच जाती है। तो साहब रतन पहनाए कि ना पहनाए, मत पहनाओ, नहीं समझ में आता, उसको परिक्रमा के लिए भेज दो।
परिक्रमा इज ए फिजिकल एक्सरसाइज। उसको कह रोज मंदिर में जाता है, हाँ जी जाता, रोज मंदिर में 7 परिक्रमा करनी है, पीपल की 108 परिक्रमा, कुछ भी बता दो यार, उसको उससे मैटर ही नहीं है। वो फिजिकल एक्टिविटीज करेगा, उसकी भक्ति में, उसकी पाठ पूजा में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व कर दो। घर पे बैठ के माला जपने के लिए बात ही मत करो ना। आप माला जपनी नहीं है ना घर में, आपने मंगल को एक्टिवेट करना है ना। आप उसको जाकर के कहो ना, अखाड़े की मिट्टी अपने माथे पे रोज लगा के आए, मंगल एक्टिवेट हो जाएगा। बॉर्डर मूवीज देख, उसमें जितना पेट्रियोटिज्म जागेगा, जितनी देशभक्ति जागेगी, उतना वो भगवान के करीब जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन पावर जो है उसको रास्ता दिखा देंगी। रास्ता हमें नहीं दिखाना, हमें सिर्फ इशारा करना है। क्या करना है? इशारा। जैसे हाईवेज पे बोर्ड लगा देते हैं ना, जब 4 रास्ते होते हैं, ये जयपुर जा रहा है, ये दिल्ली जा रहा है, ये झुंझुनू जा रहा है, ये फलानी जगह जा रहा है, बोर्ड लगा होता है। बस ऐसे हमने एक ज्योतिषी को ऐसे उंगली दिखानी कि इधर है, इधर है। करना तो अल्टीमेटली भगवान ने ही है, करना तो उसके प्रारब्ध ने ही है। हमें तो ये देखना है इसके प्रारब्ध में समस्या कहाँ है। और कमाल की बात तो, जो हमारे प्रारब्ध है, जो नवम भाव है और पंचम भाव है, ये बड़े ही प्यारे भाव। ये कहीं नहीं रोकना चाहते, ये खुद दोनों मिलके चाहते हैं इसको रास्ता मिले, इसको कोई रास्ता दे। उससे हम चाहते हैं, बल्कि लगन भी नहीं चाहता। लगन तो कहता अपने ऊपर भरोसा कर, कोई भगवान नहीं है। अगर लगन की थ्योरी को समझे तो भगवान उसकी निगाह में नहीं है। मिल जाए तो वो कहता बुरा नहीं है, समझे। भगवान नहीं है, लगन मीन्स स्वयं, यानी वो अपने आप को ही डेवलप करना चाहता है, वो अपने ब्रेन को विकसित करना चाहता है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी पावर उसको लगता है ब्रेन है। ब्रेन एंड नॉलेज, ये दो उसको वो अपनी शक्तियां समझता है। और वो कहता है मैं नॉलेज लूंगा, ब्रेन को डेवलप करूंगा, नॉलेज लूंगा, ब्रेन को डेवलप करूंगा। ये लगन की फिलॉसफी है। बट जब वो देखता है यार ये दोनों चीजें काम नहीं कर रही, कभी कभी इतना ब्रेन डेवलप कर लिया, इतना कर लिया, फिर भी समस्या आगे खड़ी हो गई। और ये समस्या ऐसी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका मैं क्या करूं। अगेन फंस गया। अब तो कृष्ण जी आएंगे ना, कृष्ण जी तो नवम भाव में बैठे। अब उसके कमाल देखो, लगन की, लगन की चतुराई देखो। लगन कहता अच्छा कृष्ण जी तैयार है मेरे को रास्ता दिखाने के लिए, तो आई एम ऑल्सो रेडी। फिलोसफी अलग है, बट ही इज फ्लेक्सिबल। वो कहता आई एम रेडी। मैं इस फिलोसफी में बिलीव नहीं रखता कि भगवान है कि नहीं है, अगर है तो मुझे मदद कर दो, मैं मदद लेने को तैयार बैठा हूं। यही आज का सुबह करवाया था कि वो फ्लेक्सिबल है भाई। वो जब उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो कहेगा भगवान की बात छोड़, ये कर, ये कर, नकारापंथी छोड़, मेहनत कर, फलाना कर, ढिमका कर। वो आपको बिल्कुल जो है नास्तिक वाली बातें बताएगा, बिल्कुल आपको ऐसा प्रैक्टिकल बातें बोलेगा। और जीवन में अगर उसको पता चल जाए कि यार फलाने मंदिर में जाके मत्था रगड़ने से तेरा काम बनेगा, कि वो चुपचाप चला जाए, चला जाए। उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं, इसलिए वो सबसे पावरफुल बन के बैठा हुआ है। वो कहता है ना, चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये हाल है लगन का। वो कहता है ये भी मेरा और ये भी मेरा। और जब चाहे मैं नास्तिक बन जाऊं, जब चाहे मैं आस्तिक बन जाऊं, इट्स डिपेंड ऑन मी एंड माय सिचुएशन। वो उस तरीके से बिहेव करता है। इसलिए तो चर उसमें आता ही है, चर भाव में आता है, चलायमान है, ये फिक्स नहीं है। ये अभी जो सोच रहा है वो फिक्स नहीं है, जो इसका आइडिया है कोई फिक्स नहीं है, वो बड़ा फ्लेक्सिबल है। अभी मौका मिला, अभी पलटी मार जाएगा। इसलिए कहते हैं कि लग्नेश जिसका अच्छा है, वो जीवन में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ही डिसीजन लेता है। से लगन को सबसे ज्यादा पावर दी।
जो लगन की फिलोसफी को समझ गया उसको कुंडली एकदम पकड़ में आ जाती है। जो लगन को नहीं समझ सका कुंडली पकड़ में नहीं आती साहब। तो ऐसे ही समझ में आ जाता है। ठीक है। थैंक यू गुरुदेव, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, हर्षवर्धन जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। सर एक चीज थी, ये अमावस्या का इफेक्ट कुंडली में क्या होता है और क्या सभी भावों में एक ही तरह का रिजल्ट आएगा? अमावस्या को समझने के लिए समझो कि ये घटना क्या है। ये घटना है, उस दिन चांद नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या चांद गायब हो गया? चांद तो गायब नहीं हुआ, चांद तो सब वही है। चांद तो गायब नहीं हुआ, पर हमें नहीं दिखाई दे रहा। चांद क्या है? चांद हमारा मन है। हमारा मन गायब हो गया, और मन ही हमें खुशियां का एहसास करवाता है। मन ही तो है जो हमारे को खुशियों का एहसास कराता है। खुशियां देने का काम शुक्र का है, पर खुशियों का एहसास कराने का काम चंद्रमा का है। जन्म पत्रिका में अमावस्या आ गई, खुशियां चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, पर मन उन खुशियों को महसूस नहीं कर पा रहा। यह है अमावस्या का सबसे बड़ा दोष। इसलिए अमावस्या को तिथि दोष में काउंट किया जाता है। अच्छा नहीं है, उत्तम नहीं है। सन्यास के लिए अच्छा है, वैराग्य के लिए अच्छा है। सन्यास प्रवृत्ति जब आएगी ना, जो वो इस संसार से खुशियां लेना ही महसूस करना बंद कर देगा। कहेगा इस संसार में कुछ नहीं पड़ा भाई, इस संसार में कोई आनंद नाम की चीज नहीं है। इसलिए वो डीप मेडिटेशन में जाए। अगर जो व्यक्ति एंजॉय करेगा, रोज पार्टी करेगा, हर 7वें दिन पार्टी करेगा, 10वें दिन पार्टी करेगा, कि उसको खुशी महसूस होगी गाड़ी लाने में, बंगला दिखाने में, मकान दिखाने में, कोठी दिखाने में, लग्जरी दिखाने में, और वो खुश होकर के बता रहा है देखो मेरा मकान कितना शानदार है, देखो मेरी गाड़ी कितनी शानदार है। तो ये कौन दिखा रहा है? चांद दिखा रहा है, चंद्रमा दिखा रहा है। अमावस्या आ गई, चांद है ही नहीं। चांद गायब, कुंडली से गायब हो गए साहब। तो चंद्रमा से संबंधित इश्यूज उनके जीवन में आने के चांस बढ़ जाते हैं। उनका जो फीलिंग फैक्टर होता है, वो जल्दी से खुशियों को समझ नहीं पाता है। उसे सब कुछ अच्छा होगा तो भी उसको कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी। मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में वो कमी है, मेरे जीवन में वह ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो वो अमावस्या दोष ये दिखाता है। ठीक है। तो इसका इफेक्ट हर हर भाव में एक ही जैसा ही होगा? ये मैंने जनरलाइज बताई है हर्षवर्धन जी, ये तो मैं नहीं बता सकता कौन कौन से भाव में क्या क्या होगा। मैं तो जनरलाइज बात कर सकता हूँ अभी तो, कि ठीक हाँ है। ये कॉमन इफेक्ट है कि उसको खुशी महसूस होने में बड़ी समस्या रहती है, दुख जल ज्यादा महसूस होते रहते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सुमेर जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, कुंडली में अब इंसान की कुंडली तो बन गई, प्रारब्ध है सो है। एज अ पेरेंट, क्योंकि अभी वृषाली जी के क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ। जब उन्होंने कहा था, समझ आपने कहा जो बचपन से जो एक भावना बन चुकी है, हम एज अ पेरेंट अगर कुंडली में चाहे लग्न जितना मर्जी खराब हो, क्या हम पेरेंटिंग में क्या कर सकते हैं कि वो अफेक्ट ज्यादा आगे जाकर ना आए? पेरेंटिंग ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। पेरेंटिंग वास्तव में रियल रेमेडी है। अगर माँ बाप को लगन की थ्योरी समझ में आती है, तो उसके अनुसार ही उस बच्चे से व्यवहार करेगा। लग्नेश बच्चे का मजबूत हो गया, उसकी सोच डेवलप करो बड़ा सोचने की। छोटा सोचने की सोच ही मत दो उसके अंदर। उससे कभी मत बात करो तुझे नौकरी करनी है, उससे कभी बात मत करो तुझे दुकानदारी करनी है, उससे कभी मत बात करो कि तुम्हें महीने में 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है। नहीं, अबंडेंस की बात करो।
उससे बात करो यार, क्या तू 1,000 आदमियों को रोज खाना खिला सकता है? क्या तू 1 लाख लोगों को खाना खिला सकता है? बच्चा कई बार माँ बाप से पूछता है कि पापा मैं क्या करूं। उसको करना क्या ये मत बताओ, उसको टारगेट दो। क्योंकि लगन की पावर टारगेट और गोल ओरिएंटेड होती है। हमेशा ध्यान रखना, लगन की पावर टारगेट ओरिएंटेड होती है। वो गोल उसको सेट कर दो, पर वो उसको कैसे अचीव करना है, पर उसकी बुद्धि वहीं लग जाएगी। अब आपने गोल सेट कर दिया कि बेटा देख, मुझे नहीं पता तुझे क्या करना है। तुझे वो करना है कि तू 1,000 आदमियों को रोज खाना खिला सके, तू 500 आदमियों को रोज खाना खिला सके, और उसको ले जाना है तुझे 1 लाख लोगों तक खाना खिलाने के लिए। आपने उससे करोड़ों में बात ही नहीं करनी। आप उसका एक टारगेट दे दिया, बेटा कम से कम इतना तो कर दे कि कोई बहुत बड़ा स्कूल ही खोल ले अपने। तो स्कूल ऐसा हो तेरा उस शहर में, उससे बढ़िया स्कूल हो ही ना, ऐसा स्कूल खोल दे। तो आपने टारगेट्स देने हैं। बच्चा कहेगा ऐसा कैसे हो जाएगा? अब वो बुद्धि संचय में है ना, कैसा हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, पापा ने तो कह दिया। अब आप उसको डाउट क्लियर करना है, बेटा तू सोचेगा तो हो जाएगा, एंड यू कैन डू इट। इतना बड़ा दिखाओगे, वो बच्चा अपने आप डेवलप करेगा। क्योंकि इनर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जिम्मा लगन के पास है। इनर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जिम्मा उसके पास है। बाहर से वो कैसे दिखाई देता है, वो जिम्मेवारी लगनेश के पास। उसकी हेल्प कौन करता है? पंचम भाव। पंचम भाव लगन को डेवलप करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, पंचम भाव लगन को डेवलप करने में मदद करता है। अब बच्चे का लगन कमजोर हो गया, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। उसको पंचम भाव पकड़, पंचम भाव को डेवलप करना शुरू कर दो, और उसको भी जो गोल ओरिएंटेड काम कराओ, पर थोड़ा थोड़ा गोल दो उसको, और छोटी छोटी सफलता पार करवाओ। जब वो छोटी छोटी सफलता पार करे, उसका सेलिब्रेशन करो। गुड, यू आर द बेस्ट। उससे मत कहो 1,000 लोगों की बात कैसे करनी है और ये कैसे करनी है, वो समस्या खड़ी हो जाएगी उसकी जान को। तो उसको कहो बेटा तू कम से कम इतना तो कर, इतना पैसा जोड़, तू अभी से जोड़ना शुरू कर दे कि तू महीने में एक दिन ऐसा आए कि तू 50 आदमियों को 1-1 रुपया दे सके। छोटे छोटे गोल देने हैं। अब वो 1-1 रुपया जोड़ना शुरू करेगा, 50 लोगों को बंटवाओ उसके हाथ से, पैसा बंटवाओ उसके हाथ से। आपने क्या खोल दिया? उसका दिल खोल दिया। आपने उसके हृदय का विस्तार कर दिया। हृदय का विस्तार करने का मतलब ही पंचम भाव का विस्तार करना है। पंचम भाव कैसे विस्तार होगा? हार्ट को बड़ा करते चले, हृदय की विशालता। जब बच्चा सोचता है यार मैं 50 लोगों को दे सकता हूं, 1 रुपया मायने नहीं रखता, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। यू कैन गिव, यू आर गिवर। उसे गिवर्स गेन की फिलॉसफी समझाओ कि जो देता है वही बड़ा होता है, देने वाला बड़ा होता है, यूं करने वाला बड़ा कभी भी नहीं होता। कि दिमाग में डालो। अब क्या होगा? वो हर 6 महीने में तुम्हें ढंग से फंसा हुआ मिलेगा। बार बार आएगा, कहेगा "हाँ, नहीं होता मुझे, सब बकवास, तुम सब झूठ बोलते हो, ऐसा थोड़ी होता है।" उसकी बुद्धि बार बार फंस जाएगी, बार बार डाउट में आ जाएगी। समझ लो बात। और आपने उसको ज्ञान ऐसा देना है कि जहां पर वो, उसको कुछ ऐसा गाइड करना है जहां पर वो अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सके। उसे गीता पढ़ानी है जबरदस्ती। तो बार बार उसके सामने बात करो जहां पे सॉल्यूशन है। तो मानसिक बातें करो, उनसे मेंटली कैसे स्ट्रांग होना है वो बातें करो। ये बात करोगे, लग्नेश नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाएगा। लग्नेश जब भी डाउन होता है तो आदमी कॉन्फिडेंस खो बैठता है। कब खो देगा कोई भरोसा ही नहीं, कब मौका आने पर कॉन्फिडेंस खो जाए। और ध्यान रखना, जादू रिपीटिशन में होता है। जिस चीज को आप बार बार रिपीट करते हैं, इट क्रिएट्स द मैजिक।
आप एक बुक को बार बार पढ़ते हैं तो बुक आपके लिए मैजिक क्रिएट करती है, क्योंकि एक एक लाइन बाय वर्ड आपके दिमाग में घुस जाता है, वो मैजिक क्रिएट करता है। कोई मंत्र आप बार बार बोलते हैं, वो मंत्र का बार बार बोलना मैजिक क्रिएट करता है। इसलिए छोटे छोटे अभ्यास, दिमाग के द्वारा किए गए अभ्यास, उस व्यक्ति के द्वारा बार बार सक्सेसफुल होने के किए गए अभ्यास उसको इंटरनली स्ट्रांग बना देते हैं, एंड वो मैजिक क्रिएट कर सकता है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैजिक क्रिएट जब भी कर सकते हैं। भगवान ने हमें समस्याएं जरूर दी हैं, मतलब कुंडली के माध्यम से, जिसे आप प्रारब्ध कहते हो, किए तो हमने वो जब भी उल्टे कर्म थे, इसलिए प्रारब्ध हमें ऐसा मिला। पर मिला है तो उसका सॉल्यूशन भी साथ दे करके भेजा हुआ है। बस हमें ढूंढना है कि सॉल्यूशन कहाँ पर छिपा हुआ है और उसका तोड़ क्या है। और जन्म पत्री से बढ़िया कोई तोड़ देने वाली कोई चीज है ही नहीं। दिक्कत कहाँ आती है, जैसे हरीश ने कहा कि कोई क्लाइंट आए तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहां आती है जब 90% क्लाइंट चमत्कार की उम्मीद में होते हैं, प्रेडिक्शन की उम्मीद में होते हैं। उनको अपनी लाइफ के चेंज होने से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें चाहिए कि जो मन चाह रहा है उसका वो हो जाए, उसके अनुसार, बात खत्म। से कोई लेना देना ही नहीं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी उनके पास है ही नहीं और वो सुनना चाहते भी नहीं। ये समस्या है। ये एक ज्योतिषी के साथ बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो बेचारा झूलता ही रहता है कि इसको प्रेडिक्शन अच्छी दे या इसके लाइफ चेंज करने वाले इसको टॉपिक पकड़ा। वो उस मैटर में वो भी बेचारा फंसा सा महसूस करता है अपने आप। ठीक है, चलिए। थैंक यू हाँ, गुरु जी। सिद्धार्थ जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक सवाल ये था कि मोस्टली प्रैक्टिशनर्स जो देखे हैं, जो ज्योतिष करते हैं, उनका कोई लगन कुंडली के हिसाब से करता है, कोई चंद्र कुंडली के हिसाब से करता है, कोई चलित से किस करता है, पर वो कर सारे के सारे लाल किताब प्रैक्टिस रहे हैं। तो थोड़ा सा वहां पर ना एक ये समझ नहीं पा रहे कि क्या राइट डायरेक्शन है उसकी। सिंपल है, जो लगन कुंडली है वो ही सर्वोपरि है। कई लोगों के दिमाग में एक चीज रहती है कि मेरा जादू किसी को पता ना पड़ रहा है, तो जब वो जादू करता है तो पर्दा लगा देता है। ये गुमराह करने के तरीके होते हैं, किसी के गुमराह करने की जरूरत ही नहीं। चंद्र कुंडली क्या है? आपकी लगन कुंडली में तो चंद्र कुंडली है। अरे चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है आपकी लगन कुंडली में, उसको लगन बना दो, वो चंद्र कुंडली हो गई। वो कौन सा नई चीज आ गई? चंद्र कुंडली कोई विशेष कुछ कर रही है क्या? चंद्र कुंडली का उपयोग बहुत न्यू बिगिनर्स जो होते हैं, न्यू बिगिनर्स ज्योतिष के, जैसे अभी हमारे वैदिक ज्योतिष में जो विद्यार्थी आएंगे, न्यू बिगिनर्स आएंगे जो, उनको समझाने के लिए चंद्र कुंडली का उपयोग किया जाता है कि उसका मन अदर्स प्लेनेट को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गोचर नहीं समझ में आ रहा तो लगन कुंडली को, चंद्र कुंडली को बना लिया, उससे तुरंत पता चल जाएगा। क्या, अरे भाई इतनी प्रैक्टिस, जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें वैसे ही पता लग जाएगा। इसमें चंद्र कुंडली का उपयोग मैं तो कभी करता नहीं भैया, चंद्र कुंडली का उपयोग। अब चलित कुंडली का, चलित कुंडली भाई किसी जमाने में तैयार की गई थी कुछ चीजों को समझाने के लिए पुराने ज्योतिषियों को। आज हमारे पास सॉफ्टवेयर है, आज हमें वक्री ग्रह तुरंत पता चल जाता है। वैसे वक्री ग्रह देखने का जब भी फार्मूला था, चलो जब नहीं, हर आदमी को, हर ज्योतिषी को नहीं मालूम होता था, उनके लिए दिए गए थे। उनको खाली निर्ण भाव दे दो ना आप, खाली निर्ण भाव, लगन दिखाओ ही मत, लगन कुंडली मत दिखाओ, फिर बात करो, समझ में आ जाएगा आपको भी कि मामला कहाँ जा रहा है, कि फिर वो कैसे स्ट्रेंथ पकड़ेंगे। तो हमारे को फोकस लगन पे ही करना है, लगन कुंडली ही जितना मेन। जित जित मैंने आज ही बोला आपको, लगन की मास्टरी जितनी होगी, और मेरी क्लास में आओगे ज्योतिष में तो सबसे ज्यादा जोर मैं लगन पे ही देता हूँ। मुझे लगता है अगर किसी को लगन समझ में आ गया तो फिर तो वो अपने आप पार है, फिर उसको तो रोका नहीं जा सकता।
तो गुरु जी अगर जैसे वैदिक के हिसाब से बात करें तो पांचवी राशि जो है वो तो सिंह लियो एसेंडेंट हो गया। ठीक है। तो लग्नेश उसका हुआ सूर्य, तो सूर्य सूर्य। जहाँ बैठेगा वही घर जो है वो भाव के हिसाब से चलेगा फिर वो। हम्म। ठीक है, ठीक है गुरु जी। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो चीजें हाँ, बताएंगे। हम्म। बाकी तो जब वो क्लास शुरू होगी तभी हमें आनंद आएगा। नहीं, बस शुरू हो रही है, मई के अंदर ही, बस मैंने तारीख ही देनी है बस। ठीक है। तारीख ठीक, देनी है बस, और कुछ नहीं। ठीक है गुरु जी, हाँ, परफेक्ट। मनीष शर्मा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जो 10 संस्कार थे ना जो मंत्र जाप के लिए, हैं? जो 10 संस्कार थे ना मंत्र जाप के लिए, मंत्र जाप के लिए क्या होते हैं? 10 संस्कार करने पड़ते हैं ना पहले। संस्कार, अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो मंत्रों को शुद्ध। हाँ जी, मंत्रों को शुद्ध करने के लिए तो क्या गुरुजी वो एक ही दिन में सारे करने हैं? ना तो क्या ना ना, बीज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टेप्स बने हुए हैं, और वो 10 के 10 करने जरूरी नहीं है। ये भी अच्छा क्लियरली समझ लो। अच्छा। 10 के 10 करने जरूरी नहीं है। उसमें से कोई भी आप अपना सकते हो। कोई एक करना है हमने? कोई एक करना है, जो भी ठीक समझ है। में आ जाए ठीक है तो वही गुरुजी करना। बीज मंत्रों का भी कर सकते हैं हम? आप बीज मंत्रों का भी कर सकते हो। ठीक है, कोई एक करना है, जैसे शुक्र की दशा चल रही है ना मुझे, सिर्फ तो उस। सिर्फ साबर मंत्रों का ये संस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती है। कि ये जो साबर मंत्र जो थे, वो एक प्रकार से उन्हीं लोगों के लिए थे जिनको कर्म कांड पद्धति नहीं आती, जिन्हें मंत्र जप की पद्धति का नहीं पता, उनके लिए साबर मंत्र थे। तो साबर मंत्रों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो शुक्र का मंत्र है, जैसे ओम द्राम द्रीम द्रोम, ये बीज मंत्र है ना? ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय शुक्र। नमः, ये बीज मंत्र, इसको बोल देते हैं, ये तांत्रोक्त मंत्र है। तो का इसकी तंत्र का संस्कार, मंत्र है। इसका संस्कार करना जरूरी है नहीं? हाँ, करना तो चाहिए, नहीं ठीक असर कैसे करेगा। ठीक है। पर हमें ये भी समझना होगा, कुछ मंत्र भगवान शिव ने मुक्त कर दिए हैं, मतलब उनको शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। उन मंत्रों को भी समझना पड़ेगा। कुछ मंत्र कीलित कर दिए हैं। जो नौ ग्रह के मंत्र जो होते हैं, ये कीलन की अवस्था के नहीं होते। कीलन का मतलब उनको कीलित नहीं किया गया, उसका उत्कीलन करने की आवश्यकता हमें नहीं है। क्योंकि माँ पार्वती ने भगवान शिव से स्पेशल प्रार्थना की। जब देखा भगवान शिव ने कि यार ये जो आपस में जो गुरु लोग हैं, यही लड़ 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 के मर रहे, और किसी जमाने में जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही ऋषि होता था, ऐसा कहीं नहीं है। दुनिया भर के क्षत्रिय ऋषि हुए हैं। विश्वामित्र खुद क्षत्रिय थे। तो जरूरी नहीं कि ब्राह्मण, तो ये एक दूसरे से, क्योंकि गुरु है ना, तो गुरु में तो अहम की भावना आ जाती है। ये मंत्रों के ज्ञानी बहुत जबरदस्त थे। आपस में ईगो क्लैश कर जाती थी, अपने अपने मंत्र का प्रयोग करके दिखा देते थे, एक दूसरे पर अटैक कर देते थे। उन्होंने देखा यार ये तो समस्या बढ़ गई है, ये तो दिए गए थे फायदे के लिए, ये तो नुकसान करने में लग गए एक दूसरे को। तो उन्होंने सभी मंत्र को एक साथ कीलित कर दिया कि जाओ, आज के बाद से तुम जितना मर्जी जप करते रहो, कुछ होगा ही नहीं, फायदा ही नहीं होगा। फिर माँ पार्वती ने कहा कि भाई ये विद्वानों को तो छोड़ो, जो बेचारा आम जनमानस है, वो बेचारा क्या करेगा? जब उसके ऊपर संकट आएगा, जब उसके पास दोष आएगा, वो कैसे इन चीजों से निकलेगा? तो भगवान शिव ने कहा भाई देखो, नौ ग्रहों के द्वारा ही प्रारब्ध बनता है। नौ ग्रह की वजह से ही इंसान को दुख प्रकट होते हैं, समस्या प्रकट होती है। तो ऐसा करता हूं कि हे देवी पार्वती, तुम्हारे कहने पर मैं उनको मुक्त करता हूं। अर्थात ग्रहों का अगर आप नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ठीक है गुरु जी, शुक्रिया। हाँ, रेनू जी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर जैसे लाल किताब के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग 10th हाउस में बैठा है और 5th हाउस, सॉरी उससे 5th सेकंड हाउस में राहु और शुक्र बैठे हैं, तो इसको तो हम मदद कर मान लेंगे कि राहु और शुक्र मदद दे एक रहे एक हैं। वन बाय वन, एक मिनट मैं समझना चाहूंगा। आपने कहा दसम भाव में कौन बैठा है? चंद्रमा सर। चंद्रमा बैठे हैं। अब आपने कहा तो पंचम भाव में कौन बैठा है? सर पंचम भाव में नहीं, उससे 5th यानी सेकंड हाउस में अच्छा, राहु उससे और फिफ्थ। ठीक है। शुक्र और राहु बैठे हुए हैं, तो ठीक इसको है हम मदद मान लेंगे कि शुक्र और राहु उनको मदद कर रहे हैं चंद्रमा को। जी। अब इसे हम सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग किस तरह से देखते हैं कि वो कैसे बिल्कुल इसको मदद बिल्कुल, करेंगे? अकॉर्डिंग अगर वैदिक से देखेंगे तो ये इस कंसेप्ट से हमें बाहर आना पड़ेगा। सिंपल देखना अच्छा पड़ेगा कि लगन का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है और हम देख क्या रहे हैं। ये हमें निश्चित अच्छा करना पड़ेगा कि हम देख क्या रहे हैं, फिर उसके हिसाब से स्टेप बनेंगे। अच्छा। हाँ। जैसे 10th हाउस का सर सक्सेस देखें, या फिर 10th हाउस से ये दसम क्या भाव नाम है? सक्सेस, जीवन की सफलता, जीवन की, ये 10th हाउस होता है। जी सर। इसीलिए इसको सिद्धि भाव कहते हैं। जी। बुद्धि पहले भाव में होती है, शुद्धि चौथे भाव में होती है, वृद्धि सप्तम भाव में होती है और सिद्धि दसम भाव में होती है। जब भी हम सिद्धि की बात करते हैं, सिद्धि में सफलता, सक्सेस, हमने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया, प्रोजेक्ट को शुरू किया, अब उसकी सिद्धि क्या है? जैसा हमने चाहा वैसा रिजल्ट दे दिया, डेट इज सिद्ध हो गया। ये सिद्धि, जिसे कार्य सिद्धि भी कह सकते हैं, वो सब दसम भाव से आता तो 6th हाउस से सर कैसे वैदिक का देखेंगे सर? है। 6th हाउस को काहे को जाना है? नहीं सर, ये आपने तो हम कहा ना कि 10th में 6th थे। हाउस से देखेंगे वैदिक को, उसकी नहीं, हेल्प। दसम भाव से बोला आपने, सफलता की बात करी। आप जी गोल सर। शिफ्ट मत करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। छठा भाव तो नौकरी का है। जी। छठे भाव का कोई लेना देना, मैंने सिर्फ 10वें की बात करी। नहीं मैंने आपने कहा कहा ना पहले। सर जी सर, आपने कहा कि वैदिक में हम 6th हाउस से देखेंगे। जैसे मैंने क्या हेल्प चीज? पूछी ना, क्या मैंने चीज? पूछा कि लाल किताब के अकॉर्डिंग जैसे हम राहु केतु, राहु और शुक्र चंद्रमा को हेल्प कर रहे हैं हम्म। उसमें लाल किताब के अकॉर्डिंग, तो वैदिक के अकॉर्डिंग उनको कैसे हेल्प मिलेगी चंद्रमा को? इस टाइप ये नहीं नहीं, कंसेप्ट पूछ रही थी, तो वैदिक आपने बस। ज्योतिष में हेल्प का कंसेप्ट ऐसा है ही नहीं। पर सर ये जैसे सेम ही प्रिडिक्शन रहती है ना दोनों की, तो प्रेडिक्शन वही सेम मैं जानना रहती है, चाह रही हूँ। निकलेगी सेम, बट उसके जी। रूल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो कभी भी तो दो सर पैथी को इसमें एक साथ कनेक्शन कैसे मिक्स मत बनेगा करो। सर इसमें? यही पूछना चाह रही हूँ सर, कनेक्शन कैसे बनेगा जैसे चंद्रमा से काय वैदिक को बनाना, एस्ट्रोलॉजी के काय अकॉर्डिंग? काय को बनाना, सिंपल सी बात है। अपने को वैसे नहीं देखना। दो पैथियां एक साथ लगाओगे खुद कंफ्यूज होगे। या तो अच्छा वैदिक करो या लाल किताब करो। मैं क्लियरली सभी को कहता हूँ, रिजल्ट सेम आएगा, ये बात पक्की है। एलोपैथ वाले के पास जाओगे, खांसी जुकाम बुखार हो गया, और आप उसे कहो जी मैं, प्यास लग रही है, गर्मी का टाइम में, ठंडा पानी पी लूं फ्रिज का। अगर दोस्त है आपका, मित्र है, जानकार है, डॉक्टर आपका भला चाहने वाला है, बेशक वो एलोपैथ की दवाई दे रहा है, वो आपको साफ मना कर देगा कि नहीं, खबरदार फ्रिज का पानी नहीं पीना है। जबकि एलोपैथी में ऐसी प्रिकॉशंस वाली बातें ज्यादा नहीं है। और आयुर्वेद वाले के पास जाओगे, वो भी कहेगा खबरदार पानी नहीं पीना है फ्रिज का। फिर होम्योपैथी वाले के पास गए, वो भी कहेगा अरे दूर रहो, बिल्कुल नहीं पीना है कोई दवाई। तीनों पैथी वाले साफ नट गए कि मना कर गए कि प्रिकॉशंस। तो रिजल्ट क्या है? तीनों का सेम आया, परंतु तीनों की दवाइयां अलग होंगी, तीनों का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। ऐसे ही लाल किताब का काम करने का तरीका अलग है, वैदिक का अलग है। उसको दोनों को एक साथ मत वो करो। अब कोई सोचे किस्मत का ग्रह मैं लाल किताब से देखूंगा, पर वैदिक से ये देखूंगा मेरा नवम भाव का स्वामी जो किस्मत का भाव का स्वामी है, यहाँ तो दो खड़े हो गए, अब मैं किसको मानूं? ऐसे बड़े आते हैं, अरे गुरुजी आपका मैंने वीडियो देखा था नवम भाव का, उसमें तो मेरा किस्मत का ग्रह वो था, पर लाल किताब का भी देख लिया और उसमें तो किस्मत का ग्रह ही है, मैं किसको मानूं? अब क्या बताऊं उसको किसको माने? भाई तू एक को मान, तू दो चीज को मत मान, कंफ्यूज मत हो। अगर तू उसमें किस्मत का ग्रह ढूंढ रहा है तो सप्तमेश पंचमेश मत ढूंढ, सीधी सी बात। तो सर फिर इसमें
ये राहु और शुक्र कैसे इसको हेल्प करेंगे चंद्रमा को सर? वो तो देखो जी, कुंडली से समझ में आएगा। आप इस डाउट क्लियरिंग सेशन में तो इतना बड़ा नहीं समझ में आ पाएगा, वो तो लगा के आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप अगली बार जैसे वो आओगे सेकंड तो। हाउस में बैठी हैं, क्या धन की प्राप्ति, क्या इस किस नहीं टाइप से? नहीं नहीं नहीं, चंद्रमा अच्छा। को मदद करने का तात्पर्य बिल्कुल ही अलग हो जाए। चंद्रमा को मदद करने का तात्पर्य बिल्कुल अलग। चंद्रमा, हमेशा ध्यान रखना, शुक्र भोग देता है, शुक्र भोग देता है, पर भोग को भोगने की ताकत बिना चंद्र और मंगल के नहीं आती। तो शुक्र चंद्रमा को मदद दे रहा है, इसका मतलब शुक्र के द्वारा जो भोग दिया जा रहा है, जो लग्जरी दी जा रही है आपको, चंद्रमा उसको एक्सेप्ट करेगा। चंद्रमा जो चीजें दे रहा है, शुक्र उसको एक्सेप्ट करेगा। जीवन में जो चीज चंद्रमा से मिलती है उसको शुक्र डिनाय नहीं करेगा। ये होती है मदद। सिंपल बात है। थैंक चलिए, यू सर। ज्ञानेंद्र उपाध्याय जी। गुरुजी चरण स्पर्श। प्रणाम। गुरुजी, जो आपने मतलब जो सबसे पहला प्रश्न था उसी का थोड़ा सा विस्तार मैं चाहता हूँ। प्रश्न मैं पहले करता हूँ गुरुजी। अभी हाल में वही एआई को रिलेटेड ही प्रश्न है कि धीरे धीरे ये बहुत लोगों को अपने ग्रास में ले रहा है तो राहु ही। और ये राहु का जो नया अवतरण है, एक ना एक दिन सबकी, कभी किसी की धीरे कभी किसी की जल्दी जॉब लेके चला जाएगा। हम ज्योतिष से ये सीखते हैं कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो क्या लाखों करोड़ लोग जो इसकी वजह से रोजगार चला जाएगा, जो तो उनकी क्या हाय नहीं लगेगी? इसने तो कई लोगों की सालों की पढ़ाई को शून्य कर दिया है। ये हमें धीरे धीरे विचारहीन, इमोशनलेस और हमारे इंटेलेक्चुअल पावर को भी खा रहा है। हमारे, क्योंकि इसका मतलब इसका कोई बात नहीं, समझ गया समझ गया समझ गया। हमारे गुरुजी एक बड़ा अच्छा वाक्य कहा करते थे, दुर्बल व्यक्ति को तो देवता भी नुकसान कर जाता है, कमजोर आदमी को तो जिस देवता की पूजा करेगा देवता ही उल्टा अटैक कर देता है। इसका सिंपल मतलब ये है। नालायकों की नौकरी जाएगी, ये शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो जाएगी। क्या कर सकते, किस युग में नहीं, कब तक बचोगे, कैसे बचोगे? जिस समय टीवी आया, हम बहुत छोटे छोटे होते थे, समय बहुत होता था, मोहल्ले में खेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। जब छोटे बच्चे होते सारे ये बात करा करते, जब से ये टीवी आया इसने पूरी जनरेशन बर्बाद करके रख दी है, इसने सब कबाड़ा कर दिया, कुछ नहीं बचेगा, हम तो टीवी चलने नहीं देते। और लोग छिप छिप करके अपने माँ बाप से, बड़े बूढ़ों से टीवी देखा करते थे। और हमारा बाबा खुद लठ लेके आ जाता था, बोला टीवी फिर चला लिया। हमारे चाचा के दहेज में आया था टीवी, और तो किसी को हमारे बाबा ने लाने नहीं दिया है। हम कहते बाबा फिर दहेज में लिया क्यों था? तो पर बच्चे होते तो कह के भाग जाते थे, हमारे बाबा हमें कुछ कभी कहते नहीं थे, इसलिए हम जो मर्जी बोल के निकल जाया करते थे। और हमारे चाचाओं की, हमारे पापा की और इनकी तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। वो कहते पिताजी ने मन बंद कर दिया, टीवी बंद का मतलब बंद, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अब हफ्ते में एक फिल्म आती थी पूरे संडे में, बाकी तो कुछ होता जाता नहीं था, लेना देना होता नहीं था। वो उस पे भी अगर हमारा बाबा ने अगर हल्ला मचा दिया तो वो उसी समय बंद। क्यों? और उस समय ये हमारे बाबा की अप्रोच नहीं थी, ये पूरे मोहल्ले की, पूरे मोहल्ले की नहीं, पूरे शहर की ये अप्रोच थी कि इस टीवी ने बाबा सब बर्बाद करके रख दिया है। अब टीवी के बाद जब मोबाइल आया तो जो बोला जी, मोबाइल ने तो गजब ढा दिया है, ये तो सब गड़बड़ कर दिया है। फिर इंटरनेट आ गया, बोला जी अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म। ये 45 साल पुरानी, 50 साल पुरानी कहानी सुना रहा हूं ज्ञानेंद्र। जब टीवी आया था, जब हर कोई कहता था
ये बुद्धू बख्शा है और हम भारतीयों को बुद्धू बनाने के लिए आया है। ये एक साजिश के तहत आया है। ये अंग्रेजों ने फिर से भिजवा दिया ताकि हमें गुलाम बना सके। हमारे संस्कार इतने स्ट्रांग हैं, हमारे संस्कार इतने अच्छे हैं, और अब हमारी पीढ़ियां संस्कार विहीन हो जाएंगी। फिर आप इतिहास उठा के पढ़ो, आजादी से पहले पढ़ो। अरे भाई कुछ भी नहीं बदला। लव मैरिज जब भी होती थी, बलात्कार जब भी होते थे, धक्काशाही जब भी होती थी, कोई किसी को उठा ले जाता था, न्याय कुछ था नहीं। कहाँ न्याय था? आजादी से पहले न्याय था क्या? अंग्रेज का दिमाग जरा सा घूम जाता, उठा ले जाता, सारे दिन सारी रात उठा बैठा कराता था। फिर मुगलों का राज में चले जाओ, वहां सब मंदिर के दर्शन जाना है, तीर्थ जाना है तो जजिया देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। कहाँ न्याय था? पीछे तक चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, न्याय 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 न्याय, महाभारत तक पहुंच जाओ। अरे पूरा युद्ध हो गया भाई, 5 गांव के चक्कर में तो पूरा युद्ध हो गया। तो करोड़ों लोग मर गए यार 5 गांव के चक्कर में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चल मैं मना लूंगा, 5 गांव दे दे, बात खत्म। 5 गांव नहीं दिए साहब, बड़ा युद्ध हो गया। अब महाभारत तक तो तुम पहुंच गए, रामायण में क्या हुआ था? और रावण जो सीता उठा ले गया। आज मीडिया है, रिपोर्टिंग तुरंत हो जाती है। सोशल मीडिया है, चीजें बहुत तेजी से फैल जाती। पहले 11 बजे दिन के कोई घटना होती थी तो अगले दिन ही अखबार में छपेगी ना। अब दोपहर में कैसे न्यूज आ जाएगी भाई? और डीडी न्यूज भी एक ही टाइम और रात को एक खबर चलाता था एक, और वो भी बड़ा बड़ा ऐसे बैठ करके कि बस खुशी हो या गम हो, उनका चेहरा ऐसे रहता था बिल्कुल एकदम। भारत देश ने आज वर्ल्ड कप जीत लिया है, क्या मजाल खुशी हो? बिल्कुल ऐसे। आज भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में गए, अमेरिका के प्रधानमंत्री भारत देश में आए और दिखा देते, डेट्स इट। वो क्या रहा है वहां? सिर्फ मीडिया फास्ट होता जा रहा है, या आप इसे कहें टेक्नोलॉजी फास्ट होती जा रही है। जिन लोगों ने टीवी बेचे, दब के पैसा कमाया, जिन्होंने आते टीवी के शोरूम खड़े कर लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम खड़े कर लिए बड़े बड़े, उन्होंने दब के पैसा कमाया। जिन्होंने रामायण के शुरू होते ही दब के टीवियों का धंधा करा, फिर वीसीआर का धंधा करा, फिर कैसेटों का धंधा करा, वो दब के अमीर हो गए। जो इस चक्रव्यूह में पड़ा रहा, क्या होगा और क्या नहीं होगा? भैया जो आज से 100 साल पहले होता था वो भी आज हो रहा है। जो 500 साल पहले हो रहा था वो भी आज हो रहा है। कुछ नहीं बदला, सिर्फ शक्लें बदल गई, रूप बदल गए, थोड़े से तरीके बदल गए। प्रकृति अपने अनुसार वैसे ही चलती है। क्या काम भावनाएं पहले नहीं होती थी? कि काम विकृतियां पहले नहीं होती थी? क्या अन्याय पहले नहीं होता था? कभी सोच के देखो। आज हमें लगता है अरे बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा हो गया, अरे हिंदू मुसलमान हो गया, अरे फलाना हो गया। उठा करके देखो तुम, 50 साल से पहले कितने दंगे हुए हिंदू मुसलमानों के। जब कौन सा इंटरनेट था, कौन सा टीवी था, कौन सा अखबार था जो फैला रहा था जो हिंदू मुसलमानों के दंगों को? कौन कह रहा था कि तुम हमसे नहीं मिलते, तुम अलग हो, तुम अलग हो? कौन कह रहा था? कोई नहीं कह रहा था भाई। सोच, डेवलपमेंट। बस आज हम रिएक्शनरी ज्यादा हो गए। रिएक्शनरी तो पहले भी ऐसे ही थे। और भैया बेरोजगारी की सुन लो मेरी बात, जिनको डर लगता है बेरोजगारी से, 50 साल पहले भी हम सुनते थे हिंदुस्तान में बेरोजगारी बहुत है। 50 साल पहले भी नारा होता था गरीबी हटाओ। आज हर तीसरा आदमी तो अल्टो लेके घूम रहा है हिंदुस्तान में। झोपड़ी में टीवी लगे हुए हैं, जंगल में इंटरनेट लगा हुआ है, पहुंच जाओ बद्रीनाथ वहां पर भी आप मोबाइल चलाओ बढ़िया मस्त तरीके से। यार लाइफ तो बहुत इजी हो गई है। दुख और कष्ट तो पहले था। महिलाओं के कष्ट की बात करो, पहले महिलाओं को कष्ट था। हमने देखा है अपनी बुजुर्ग महिलाओं को, बेचारों को, कैसे घूंघट के अंदर, धुएं के अंदर, हर जगह रोक थी उनके ऊपर, हर स्टेप स्टेप पे रोक थी। पहले वो अपने बाप से डरती थी, थोड़ी सी बड़ी हुई अपने भाई से डरने लगी, फिर पति मिल गया, फिर वो बेचारी उससे डरती रही, फिर बच्चा हो गया, फिर बच्चे से डर गई, अब बच्चा जवान हो गया, उसको बच्चे, बड़े जवान बच्चे से डर लग रहा है। कहता है माँ कैसे खड़ी है तू बाहर? माँ भागती थी अंदर,
पूरी लाइफ फियर में काटी है उस महिला ने। आज क्या हो रहा है? आज है क्या वो फियर? सभी को अमीरी आई है, सभी के पास पैसा आया है, इसीलिए फालतू बात करने के लिए दिमाग आ गया उनके पास। जो मन में आया बोल के निकल जाते हैं, जो कर दिया सो कर दिया, कोई को पूछने वाला नहीं है। तो थोड़ा होच पोच सा लग रहा है और कुछ नहीं है। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएगी। इसलिए जब आप इन होच पोच को पढ़ते हो तो जब अध्यात्म में जाते हो तो फिर एक आनंद आता है, एक मस्ती आती है कि चलो यार दिमाग को सुकून है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी है अपने आप को, मन को शांत रखो, अपने स्वास्थ्य के लिए काम करो, अपने देश के लिए काम करो। देश के लिए कोई ऐसा काम ना करो जिससे देश को कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े। अपनी जनता के लिए काम करो, देश सेवा के लिए काम करो। भगवान भी बुरा ना माने, सरकार भी बुरा ना माने, दोनों ही पार्टियां बुरा नहीं माननी चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाती है। भगवान बुरा मान जाए तो भी ठीक नहीं, और हमारा देश की सरकार बुरा मान जाए वो भी बात ठीक नहीं। और सरकार कोई भी हो, ये हमेशा ध्यान रखना, सरकार की खाम खाई की खिलाफत नहीं करनी चाहिए, जेन्युइन मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए। ठीक है? तो एआई की चिंता ना करो, एआई सीखो। एआई से पैसा कैसे कमाना इस बात पे सीखो। आता तो मुझे भी नहीं है एआई, देखो मेरे लिए भी नया है। हाँ, मेरे लिए भी नया है। तो हमें भी लोग बेवकूफ बना देते हैं एआई में, नए नए टाइम में ना कर देते हैं। क्या टेंशन का है बात की? ले लिया, सीखेंगे भाई, इसको समझेंगे ये क्या आफत आ गई क्या नहीं है, हैं? आफत कुछ नहीं है, कामों को जल्दी करके देगी आपके टाइम। अब आपने देखना है कि आपने इसका फायदा लेना है कि इसका इस मंथन में लगे रहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, आपके बच्चे ना टीवी से बिगड़े थे ना इंटरनेट से बिगड़े। आपके बच्चे आपकी सोच से, आपके क्रियाकलापों से, आपकी गलत पेरेंटिंग से, आपके गलत एटमॉस्फेयर से, वहां से बच्चे बिगड़ते हैं। अगर वहां दिक्कत, भाई आजकल के बच्चे इतने नंबर क्यों ला रहे हैं? अरे यार पहले हमारी माएँ तो काम में लगी रहती थी, हमें खेलने का मौका मिल जाता था। बस पकड़ पकड़ के तो घर में लेके आते थे, अंधेरा हो गया कोई इधर से पकड़ के ला रहा है, कोई उधर से घेर के ला रहा है, फिर जाकर के घर में घुसते थे। घर में घुसते ही भूख इतनी जबरदस्त लगती थी कि पूछो मत। खाना खाया, थके आ रहे सो गए। अब पढ़ाई कब करेगा? अब शहर में गुड़गांव में बैठा हुआ फ्लैट के अंदर बच्चा, जिसका बेचारे का एक दोस्त नहीं है, वो क्या करेगा? वो कितनी टीवी देखेगा, कितना नेट देखेगा, उस पूरा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और ऊपर से माँ बैठ गई कसम खा करके कि तेरे को तो आज ही डॉक्टर बनाऊंगी, आज ही इंजीनियर बनाऊंगी तुझे। भाई वो 80-90% नहीं लेके आएगा तो क्या होगा? आजकल एक एक बच्चा इतना नंबर लेके आ रहा है, इतने में तो 3 भाई पास हो जाया करते आज से 40 साल पहले। 90% बच्चा ले, 90-95% नंबर ला रहे, दो दो तीन तीन भाई पास हो जाते इतने नंबरों के साथ तो है। एक हमारे साथी जो है, एक बार 32 नंबर आए, कच्चे एग्जाम की बात है। वो बेचारा हमारे टीचर के बाद गया, 9th क्लास की बात है, बड़ी मासूम की बात है। बोला सर जी 1 नंबर दे दो बस, ज्यादा नहीं मांगता आपसे, 33 दे दो। बोला क्यों, इससे क्या हो जाएगा? बोला जी घर वाले बस यही पूछेंगे पास हुआ या फेल। मतलब कोई डिमांड नहीं थी उनकी, 80% लगा के 90, कोई नहीं पूछता था। बस बोला यही पूछेंगे घर में घुसते, पास हुआ कि फेल। और मैंने भी यही बोलना, पास। आपके 1 नंबर देने से मेरी छितर कुटाई बच जाएगी, नहीं तो सारे घर वाले मिलके पीटेंगे सिर्फ 1 नंबर से। और गुरुजी दया करो और पैरों में पकड़ लिया। तो मास्टर ने भी हंसते हुए 1 नंबर दे दिया। बोला सुधरे अगली बार नहीं दूंगा, इस बार तो दे दिया। तो बच्चा पास हो गया। तो आप सोचो, वो जीवन की कुछ अच्छाइयां थी तो कुछ बुराइयां भी थी। आज हमारे बच्चे कितने अच्छे पढ़ रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं। वो बात अलग है कि स्कूलों में अब शिक्षा वैसी नहीं है जैसी होती थी। हमारे इतने अच्छे अच्छे मास्टर होते थे, कूटते थे पीटते थे, फिर भी ज्ञान ठोक पीट के बहुत बढ़िया दे देते थे। आजकल वो बेचारे वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए था। तो बिल्कुल ना घबराएं, ना एआई से घबराएं, ना इंटरनेट से घबराएं। अच्छा उपयोग करें यार, हम भी इंटरनेट चलाते हैं, बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया उपयोग करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, डरिए मत। टेक्नोलॉजी
आपको आपके फायदे के लिए आती हैं। गलत चीजें हर चीज के रूप में उपयोग की जा सकती है। हमारे टाइम में भी भंगेड़ी नशेड़ी बहुत थे, दारू कम चलती थी। हाँ, ये बात, अब दारू ज्यादा हो गई। पहले भंगेड़ी टाइप के भांग के नशे बहुत खाया करते, फोकट में वही मिला करती थी। जहां से मर्जी जंगल में जाओ। कुछ लोग थे स्पेशली जंगल जाया करते, अरे हम कहते भाई वो वहाँ क्या जंगल में सूर्य। हमारे घर वाले कहते हैं भाई वो कोई जानवर मिल जाएगा, और ये सूर्य रोज पहुंच जाते अपना, और खूब मेहनत से लगे रहते थे भांग घोटने में। अपने भांग घुटती थी, 2-3 दिन तक चलती थी, फिर चल देते थे। पूरे पूरे दिन पट्टे कुछ नहीं करके देते, कुछ नहीं करके देते थे। भांग घोटना और मौज लेना। तो नालायकों की कमी तो ना पहले थी ना आज है। आई बात समझ में? जब तो एआई नहीं थी, बेरोजगार जब भी बैठे हुए थे, और मेहनत कश इंसान भी जब भी पहले थे, और आज भी मेहनती लोग बहुत हैं। तो उस चीज के चक्कर में ना पड़ो। धन्यवाद।